एफबीआई ने एक कार्रवाई की और एमक्यूएम की आप कह लें कि टारगेट किलर्स की जो अम्मा थी लेडी डॉन कैक्शा हैदर उसको गिरफ्तार किया। 8 साल की सज़ा सुना दी अमेरिका ने। कैक्शा हैदर अल्ताफ हुसैन की निहायत बाएतमाद साथी, और पाकिस्तान के अंदर मोस्ट वांटेड। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड रही लेकिन मंजरे आम पे नहीं आई। द किलर आंटी जो कहती थी सर पे मारना गोली, जो उनको भी पूरी हिजाबी थी वो। कहते हैं कि शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहती थी ये टेररिस्ट लेडी थी। इसने कराची का अमन तबाह करने के लिए 12 से 14 कार्रवाइयां ऐसी प्लान की। इसमें भी कराची की पुलिस कहती है कि अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर यह कत्ल हुआ। क्यों उसको हाउस ऑफ लंदन एक दहशतगर्द को यहाँ रहने की इजाजत दे रहा है जो इतनी तबाही का बाइस बन रहा है एक मुल्क के अंदर। अमेरिका में बैठे हुए चंदा भी जमा किया गया, जो पैसे फिर पाकिस्तान भेजे। वो चंदा कम था, भत्ता ज्यादा था। एमक्यूएम की खातून एमक्यूएम को क्यों हिट करना चाहिए? जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। उस वक्त माल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किया गया। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इसके कत्ल में पीएसपी इन्वॉल्व है। इसका मतलब मुस्तफा कमाल नहीं था, उसका मतलब था इन्वॉल्व है। कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन की सालगिरह के दिन 16 सितंबर 2010 के दिन डॉक्टर इमरान फारूक को जो कत्ल किया गया वो भाई को सालगिरह का तोहफा दिया गया। क्या इमरान फारूक की बेगम ने अल्ताफ हुसैन को कसूरवार ठहराया था या नहीं? इसका जवाब है नहीं। वजह क्या है इसकी? स्कॉटलैंड यार्ड को इस केस में कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी उन्होंने। स्कॉटलैंड ने क्लीन चिट नहीं दिया। मसला ये हुआ था। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कराची की एक लेडी डॉन की जो इस टाइम पे अमेरिका की जेल में बंद है। अब ये लेडी डॉन कैक्शा हैदर कौन थी? कैक्शा हैदर ने कराची के अंदर क्या कुछ करवाया और किस तरह से ये एफबीआई के रडार पे है, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में नईम मुस्तफा साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, हम जो आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, अगर आपको ये पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जाएगी। नेम साहब, रिसेंटली अमेरिका में एफबीआई ने एक कार्रवाई की और एमक्यूएम की आप कह लें कि टारगेट किलर्स की जो अम्मा थी या लेडी डॉन कैक्शा हैदर उसको गिरफ्तार किया। 8 साल की सज़ा सुना दी अमेरिका ने। अब इस पर कई इल्ज़ामात लगते हैं कि कराची के अंदर जो टारगेट किलर्स का नेटवर्क था उसको ये चला रही थी, वहाँ से ये अहकामात भेजती थी और यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती थी। कैक्शा हैदर की कहानी क्या है? और सब 2025 जो है ना, बाज़ शख्सियात के लिए, बाज़ जमातों के लिए, बाज़ इदारों महकमों के लिए कुछ नेक शगुन साबित नहीं हुआ। अच्छा नहीं था। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन पे सख्तियां रहीं 2025 में। कई जान से भी हाथ धो बैठे, इस दुनिया फानी से चले गए। बुकला के मामलात जाते जाते जो हुआ, एफआईए के एनसीसीआईए जो है, सीसीडी की कार्रवाइयों का जो शिकार हुए मुतासरीन, उनके लिए 2025 बाज़ शख्सियात, अफराद और बाज़ इदारों के लिए अच्छा नहीं था। उनमें से एक तंजीम है एमक्यूएम। 2025 जिन पे भारी रहा उनमें एमक्यूएम भी शामिल है। एमक्यूएम लंदन। एमक्यूएम लंदन जो है, मतलब असल वो एमक्यूएम जो अल्ताफ भाई की एमक्यूएम कहलाती है, उन पे ये भारी इस अंदाज से रहा साल के कुछ सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। कुछ बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो हैं, उनकी सेहत के मामलात अजीब व गरीब रहे। वो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना कोई एक्टिविटी नहीं दिखा सके। कुछ हिस्से बखरे भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। और आपने जो कैक्शा हैदर का जिक्र किया, उनको सज़ा भी 7 अक्टूबर 2025 को हुई। ये जो कैक्शा हैं, ये कराची से अमेरिका तक और बाज़ हालात में लंदन में भी, ये वहाँ तक फैली हुई दास्तान है उनकी। कैक्शा हैदर, नंबर 1 बात ये कि एमक्यूएम में ख़वातीन के एतबार से सबसे ज़्यादा एक्टिव, इफ़ेक्टिव भी, एक्टिव भी, यानी सरगर्म। और तीसरी बात ये, अल्ताफ हुसैन की निहायत बाएतमाद साथी। और पाकिस्तान के अंदर मोस्ट वांटेड।
पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड रही, लेकिन मंजरे आम पे नहीं आई। रही मोस्ट वांटेड। पाकिस्तान के 4 बड़े इदारे उनकी मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन वो मॉनिटरिंग अपने तय नहीं कर रहे थे। अमेरिकन इदारों ने, एजेंसियों ने, एफबीआई ने बिलखुसूस उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि जब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेडार पे है हमारे ये खातून आपकी पाकिस्तानी, तो आप इसके बारे में विजिलेंट रहें। जब एफबीआई, इंटरपोल, उनकी आईएसआई समझें आप, अमेरिकन, और लंदन से इंटरपोल जब किसी शख्स को अपने रेडार पे लेती है, तो उसके शामो सहर, दिन रात सब मॉनिटर किए जाते हैं। उसकी एक एक एक्टिविटी देखी जाती है, और वो एक्टिविटी महज जबानी कलामी नहीं होती। पाकिस्तान में हमारे यहाँ सर्वेलेंस होती है, लेकिन उसमें मोस्टली जबानी कलामी है। वो डॉक्यूमेंटेड सर्वेलेंस है। वो डॉक्यूमेंटेड सर्वेलेंस जो है ना, इस कहकशां हैदर की, जो कराची की रिहायशी थी। एफबीए जो है, फेडरल बी एरिया, वो कराची का वो इलाका है जहां मुतवसत से ऊपर, यानी आप एलीट क्लास अगर ना कहें तो बेटर देन मीडियोकर वो क्लास है। हमने जो धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आया और फिर फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई, प्रैक्टिकली आई सामने, तो उसमें हमने लियारी गैंग का तस्करा किया, और हर सतह पे हुआ। पूरी दुनिया में लियारी गैंग डिस्कस हुआ धुरंधर के आने के बाद। लियारी के जो फरीकैन थे, जो करेक्टर्स लियारी के, वो करेक्टर्स के जो बाकियात हैं वो एक्टिव हो गए। पुलिस अफसरान के अहले खाना, मुतासरा खानदान जो थे उनके, वो भी सामने आ गए। उस वक्त हमने ये कहा था कि कराची का अमन तबाह करने में, फिल्म के बकौल यही था ना मामला, अमन तबाह करने में लियारी का बड़ा किरदार था। 80s और 90s की 2 दहाइयां ऐसी थीं जिनमें बोरीबंद लाशें भी मिलती थी, घुटनों में, टखनों में, सिरों में, कमर पे, शानों में ड्रिल भी किए जाते थे। ईजा रसानी के जरिए मौत, सिरों से फुटबॉल भी खेले जाते थे, लाशें सरुब्रीदा मिलती थी, टुकड़े टुकड़े जिस्म मिलते थे। ये सारे वाकयात लियारी में डिस्कस हुए ना। कुछ हकायक हैं, कुछ फर्जी कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी जो कहकशां हैदर की है, जो फेडरल बी एरिया कराची की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी खातून है, रसाई बहुत अहम शख्सियात तक है, और बाएतमाद थी अल्ताफ हुसैन की। लेकिन जो MQM लंदन है, उसकी जो राब्ता कमेटी, कन्वीनिंग कमेटी, उसकी सीनियर रुकन थी। ये ओहदा कोई इतना बड़ा नहीं है, कमेटी का रुकन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो अमेरिका में और इंग्लैंड में भी गई, लेकिन अमेरिका में बैठ के जो वो करती रही कार्रवाइयां, उससे हमारी सिंध हुकूमत बेखबर रही। वजारत दाखिला वफाकी लाइल्म थी। इस खातून की कार्रवाइयां अपनी जगह पर, लेकिन उस कार्रवाइयों के बाद जो सजा है अमेरिका में 8 साल की, 96, आप ये समझे ना, 96, 12/8, 96। अब ये 8 साल की कैद जो है, 2 साल पर मुहित तफ्तीश है, पूरी एफबीआई ने की। तफ्तीश के बाद जब उस पर हाथ डाला, उसके बावजूद दहशतगर्दी साबित नहीं कर सके। 2 साल लगे क्यों? दहशतगर्दी के इल्जाम में सजा भी नहीं हो सकी। 8 साल की सजा वेरी माइनर, काफी कैद काट भी ली उसने। अब ये भी दावा किया गया 2017 में 3 टारगेट किलर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए, उनसे तफ्तीश हुई, और उस तफ्तीश के नतीजे में पहली दफ़ा कहकशां हैदर का नाम आया, और उमर शाहिद हामिद ने ये दावा किया कि अमेरिका में एक औरत बैठी हुई है, एक टारगेट किलर्स की, जो गॉड मदर कह लें या लेडी डॉन कह लें, जो कराची के अंदर ये सारी कार्रवाइयाँ करवा रही है, ये टारगेट किलर्स का नेटवर्क चला रही है। बिल्कुल सही है, उनका यह दावा ठीक था, लेकिन अफसोस मुझे जिस बात का है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की एजेंसियां, इदारे, वजारत दाखिला, सूबाई वफाकी हुकूमतें, ये क्यों बेखबर रहीं? खातून पाकिस्तान से जाती है 90 की दहाई में,
इस कराची से अमेरिका तक फैली हुई कहकशां हैदर की कहानी जो है ना, वो कराची के अमन को, उसकी सरगर्मियों को, उसकी रोशनियों को मांद करने में सबसे अहम है। लियारी गैंग वॉर को इतना आप बढ़ा चढ़ाकर भारतीय जो फिल्म साज हैं, आदित्य साहब, वो उसने जिस तरह पेश किया, उसमें अगर 10% संगीनी शिद्दत है तो इस कहकशां हैदर के मामलात में 110% है। इसने कराची का अमन तबाह करने के लिए, कराची को बदअमनी का शहर जाहिर करने के लिए, अहले कराची जो हैं उनका सुकून छीनने के लिए उसने 12 से 14 कार्रवाइयां ऐसी प्लान की जिनको अनअर्थ किया एफबीआई ने। एफबीआई ने उसके टेलीफोन रिकॉर्ड किए, कॉल्स बक की, इंटरनेट पे उसकी रसाई उसके ट्विटर अकाउंट पे, उसके व्हाट्सएप पे और उसके ईमेल्स के जरिए मॉनिटरिंग की उसकी ऐसी वैसी मॉनिटरिंग नहीं की। वो कहते हैं कि अमेरिका के अगर 50 केस होते हैं साल में जो राउंड द क्लॉक मॉनिटर होते हैं, तो उनमें से एक ये था। अच्छा, 2017 में तो ये मंजरे आम पर आ गई, मतलब कि हमारे जो इदारे हैं उनको इसका पता चल गया। उससे पहले इसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं? इसका नाम था? क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना था इसका नाम। एक सबसे अहम बात जो है ना, इसने कराची को बदअमनी का मरकज जाहिर करने के लिए मजहबी शख्सियात, पार्लियामेंटेरियन यानी सिंध असेंबली के 2-3 अरकान, उलमा, खुतबा, कहते हैं कि शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहती थी ये। इसने एक कंपनी बनाई, अमेरिकन नाम रखा, कहा जी इस कंपनी में पर्सनल ऑफिसर्स रिक्वायर्ड। भर्ती किसको करना है? अफसरों को, मैनेजर्स को, कारिंदों को भर्ती करने का इसने ये शोशा छोड़ा इसलिए कि लोग अट्रैक्ट हों। अच्छी तनख्वाह भी ऑफर की, फंडिंग भी करती रही। इसने जो मनसूबाबंदी की कराची में बदअमनी के लिए, उसमें मजहबी इंतहा पसंदी, 2 अहले तशीक है, 2 अहले सुन्नत के। इसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने है जिसके अंदर ये हिदायत दे रही है किसको? अपने टारगेट किलर को, और कह रही है कि गले और सर पे वार करना है, उस पर शूट करना है ताकि कंफर्म हो, यकीन हो जाए कि मर गया, और मुझे साथ वीडियो भेजनी है। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम सुने भट्ट साहब, इसने कराची की बड़ी इमारतों को, पेट्रोल पंप्स को, महकमों को, इदारों के दफातर को टारगेट करने का कहा। कहती किसको थी? जिनको अपना पहले मुलाजिम रखती थी उस कंपनी का। उस कंपनी के मुलाजिम को कहती थी 4 टारगेट बड़े, कराची की मेन शाहराहों के पेट्रोल पंप, शिया सुन्नी अकाबरीन, नंबर 3 सियासतदान, और नंबर 4 एमक्यूएम के वो सरकर्दा अफराद जो इलेक्ट होके असेंबली में गए हैं, सूबाई में, कौमी में या बल्दियाती इलेक्शन में। एमक्यूएम की खातून एमक्यूएम को क्यों हिट करना चाह रही है? 22 अगस्त 2016 को बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की एक तकरीर मंजरे आम पे आई, डिस्प्यूटेड हो गई, मुतनाज़े बन गई। उसने एमक्यूएम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, इब्तिदा में, बाद में 3 हिस्सों में किया। 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। अभी डॉक्टर फारूक सत्तार जो है ना, उन्हें निकाला नहीं गया था एमक्यूएम से, वो मौजूद थे, बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन उनके रिफ्ट चल रही थी। 22 अगस्त को 2016 को जब उस तकरीर के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है, तो इस खातून ने ये कहा कि हम ये दिखाएंगे कि हम जब तक एमक्यूएम लंदन मौजूद थी, ताकत का सरचश्मा अल्ताफ हुसैन थे, एमक्यूएम को लोग अल्ताफ के नाम से जानते थे। उस वक्त तक कराची के हालात बहुत अच्छे थे। जैसे ही एमक्यूएम को हिस्से बखरे किए गए, उन्होंने इल्जाम तो लगाया ना कि तकरीर को इस्तेमाल किया गया है और इदारों ने किया ये काम। इदारों पे इल्जाम लगाया था उनका, इदारे जो हैं अब बदअमनी का बाइस बन रहे हैं, ये इल्जाम। उस वक्त इन्होंने ये कहा 2 टारगेट, एक वो शख्स जो यूसी का वाइस चेयरमैन बना, राशिद उर्फ मामा, उनका टारगेट दे दिया इस खातून ने। 2 अफराद रखे, लेकिन दोनों में से एक दूसरे का तारुफ नहीं था उनको, कि उनको पता होता कि इसको भी रखा है, मुझे भी रखा है।
दोनों अलग अलग ऑपरेट किए इस खातून ने। अमेरिका में जो 2 साल लगे तफ्तीश को, उसकी रीजन ये थी, वो ये कहते हैं कि हम ये समझते ही नहीं थे कि इस तर्ज की खातून इतनी होशियार हो सकती है। हमने, नाजरीन को याद होगा हमारे, कि हमने एक प्रोग्राम किया था भारत में खातून जो थी हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की दाऊद बहन। की बहन, उन पे प्रोग्राम किया था। उसको हमने बिजनेस लेडी कहा था कि बिजनेस लेडी थी, ये टेररिस्ट लेडी थी। इसकी जो मनसूबाबंदी मंजर आम पे आई, 4 मनसूबे तो अनर्थ हो गए इसके। एक में तो ये भी मामू बन गई थी, एक में ये भी पागल बनी है, वो बताता हूं मैं आपको। लेकिन जब इसके बारे में चारों मनसूबे पता लगे, FBI ने इसकी तहकीकात की, इस पे सर्विलेंस की, इसकी जांच परख की, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि खातून भी ऐसा कर सकती है। लेकिन पढ़ी लिखी बहुत थी। और एक और अहम बात जो MQM के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे बताई, वो ये कहता है कि इस खातून की जो IT की स्पेशलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो बहुत खौफनाक थी। ये उसके जरिए चलती थी। लेकिन बहरहाल बेवकूफ़ी आदमी खा जाता है, और जब जराइम कर रहा होता है ना, कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। जुर्म अपनी निशानी खुद छोड़ता है, मुजरिम नहीं छोड़ता, जुर्म छोड़ता है। इसने जो जराइम किए उसमें सबसे पहले राशिद मामू, और एक MQM के जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम में आए हैं ना, एक MQM के MPA थे जो निशात ज़िया कादरी, उनका टारगेट दिया इसने इस शख्स को, जो 2 रखे थे उनमें से एक शख्स को, कि तू इनको टारगेट कर। अब ये जो राशिद मामू और निशात, इनका जो टारगेट दिया गया कि इनको मारना है, उसकी वजह क्या थी? पीछे मोटिव होगा ना कोई। उसके मोटिव ये था कि ये कहते थे कि जो लोग MQM पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हो रहे हैं या बनाने में किरदार है पाकिस्तान के, डॉक्टर फारूक सत्तार तो एक था, उनके मातहत भी तो लोग होंगे ना। इन्हें कहा जी कि उनको टारगेट करें। एक तो इंतकामी जज्बा, दूसरा ये मैसेज जाएगा, मैसेज प्रिवेल करेगा। इन्होंने ये टारगेट, अच्छा ये थे सॉफ्ट टारगेट, ये भी बड़े टारगेट तो बाद में आने थे। फिलहाल उन्होंने कहा जी कि आप इन दोनों को जो है ना ठिकाने लगाओ, राशिद मामू और निशात को। निशात की तलाश में वो जो दोनों एम्प्लाई थे, एक को निशात का टारगेट दिया गया, एक को इसका टारगेट दिया गया मामू का। ये निशात की सर्विलेंस में, मुखबरी में कामयाब नहीं हुआ। दूसरा शख्स जो था, उस शख्स ने ये मुखबरी हासिल कर ली। ये वाकया है जुलाई 2017 का, कि मलीर हॉल्ट में एक कैरम क्लब है। कैरम क्लब में ये जाता है मामू, राशिद मामू डेली जाता है। मामूल उसका ये रूटीन है उसका कि वो शाम को रात गए तक वहां कैरम खेलता है, जिसे डब्बू भी कहते हैं। डब्बू क्लब कहते हैं। कैरम में ताश भी होती है, जहाँ डब्बू क्लब है ना, डब्बू क्लब में ताश भी है, डब्बू है ना, ताश भी है, लूडो भी है, फ्लाश भी खेलते हैं। और लेकिन कैरम क्लब है मेन। कैरम खेलने जाते थे राशिद मामू। इन्होंने सर्विलेंस की। राशिद मामू हर रोज जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, चेक करते रहे। वो कहते हैं 10 से 12 रोज। अच्छा, महीने का टारगेट देती थी ये कि 1 महीने में अपना टारगेट पूरा करना है। और वो जो आपने बात इब्तिदा में कही कि गोली ऊपर मारनी है और वीडियो मुझे भेजनी, 6 लोग जाते हैं 2 मोटरसाइकिलों पे सवार, 4 बाहर खड़े हो जाते हैं, 2 अंदर चले जाते हैं कैमरे का, हाथ में टीटी पिस्टल उनके सामने बिल्कुल बैठा कैरम खेल रहा है। अब ये उसको नहीं पता कि मैं जो गोटियां प्ले कर रहा हूं, पॉकेट में डाल रहा हूं, तो ये मेरा आखिरी खेल है। आज मेरी जिंदगी की गोटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये क्या पता उसको बेचारे को। पब्लिक, वो वाइस चेयरमैन था उसी यूसी का, जिसका ये MPA, जहां से MPA था ना निशात, ये निशात कादरी उसी हलके से MPA थे, हैं, रहे भी, जहां से वो VC वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल था, उनकी यूसी थी कादरी साहब की, और तो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। ये वहां दोनों एंटर होते हैं क्लब में, और कैरम खेलते हुए वो सारे एकदम साइड पे होते हैं, सिर्फ उसको टारगेट करते हैं। 5 गोली अपर पोर्शन में, बॉडी के ऊपर, कैरम के ऊपर, डब्बू, आप डब्बू कह रहे हैं, डब्बू के ऊपर गिर जाते हैं। खून सारा, जो पहले थोड़ी 5 मिनट पहले तक गटियाँ जो है ना पॉकेट हो रही थी, वो खून पॉकेट हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं। ये फ़हीम सिद्दीकी ने बहुत अच्छा वो किया, ये इस पर जो शो किया ना फ़हीम सिद्दीकी ने, ब्रेक की ये बात की जी सलाह हो गई है, तो उसमें उनका ये जुमला बड़ा ज़बरदस्त है कि जहाँ थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले गोटियाँ पॉकेट हो रही थी, वहाँ खून पॉकेट हो रहा था। और ये जो खून पॉकेट हुआ,
वो बड़ी आराम से मार के तसल्ली करके कि बंदा गिर गया, खत्म हो गया। वो बाहर निकलते हैं तो फायरिंग की आवाज़, डब्बू क्लब तो मशहूर जगह है मलीर हाल्ट की, वो बाहर पब्लिक आ जाती है। जब पब्लिक आती है तो उनमें से एक जो है ना पब्लिक को डराने के लिए हवाई फायर करता है और मोटरसाइकिल पे 6 के 6 वो आराम से फरार हो जाते हैं बआसानी। ये पहला काम था जो कहकशां हैदर ने प्लानिंग के तहत, अमेरिका से प्लानिंग कर रही है और यहाँ प्लान अमल दरामद हो रहा है, इसको मरवा दिया। वो भेजते हैं वीडियो कहकशां को, कहकशां नीचे लिखती है वेल डन, और ये लिखती है कि आप इनाम भी डिजर्व करते हो। अच्छा, इसमें भी कराची की पुलिस कहती है कि अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर यह कत्ल हुआ। कहकशां हैदर हर हुक्म बजा लाती थी अल्ताफ हुसैन का, और अल्ताफ के अहकामात आगे कन्वे करती थी शूटर्स को। जो उजरती कातिल मैं कह रहा हूं, उनका तंजीम से ताल्लुक नहीं था क्योंकि वो पेड आइटम था। इसको वहां इकट्ठा होते, पहला एक्ट हो जाता है। दूसरा टारगेट वो देती है एक आलम दीन, बड़ा नामवर आलम दीन, उसके साथ एक और भी शख्स, इन दोनों को मार के मुझे वीडियो भेजो। और ये अहले तशी होते हैं, ये अहले तशी, एक अहले तशी एक अहले सुन्नत। दो मारने का मकसद ये कि लड़ाई आपस में कराई जाए ना, बदअमनी दिखानी है ना। कराची को बदअमन शहर, बदअमनी का मरकज दिखाना है। हम रोशनियों के शहर कहते थे, उनको रोशनी मान पड़ रही है। इसका मकसद ही ये था कि शिया सुन्नी पंजाबी महाजिर इनकी लसानियत की लड़ाई करवाए। एक तरफ तो इस खातून ने ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जाहिर किया अपने आप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के नारे लगाए जो कि लिसानी मसाइल थे, पख्तून, महाजिर, बलोच, सिंधे, उर्दू स्पीकिंग के साथ। एक तरफ ये भी दिखाया, मतलब वो आई वॉश भी कर रही थी, अल्ताफ के अहकामात आगे कन्वे भी कर रही थी। अब ये दो टारगेट हो गए। अच्छा, कहते हैं कि इसके लिए वहाँ अमेरिका में बैठे हुए चंदा भी जमा किया गया, जो पैसे फिर पाकिस्तान भेजे। अब ये चंदा था या भत्ता था? गलत। ये जिससे सिपारियां दी जाती थी, मंसूबे पर अमल दरामद होता था, वो चंदा कम था, भत्ता ज्यादा था। जो पाकिस्तान में लोगों से लिया गया, पाकिस्तान में लोगों से लिया जाता था। बाहर भी भत्ते देते थे, जो पाकिस्तान से मुंतकिल बाहर हो गए, अमेरिका में, लंदन में, खासकर दो जो मुल्कों में चले गए, उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा गया। अच्छा, एक मैं आपको और बताऊं, कराची के बेशतर ट्रांसपोर्टर अपना कारोबार खत्म करके या यूके गए या अमेरिका गए। कुछ साउथ अफ्रीका के बारे में भी कहा, साउथ अफ्रीका में एक्टिविटीज की पता लगी। जो वहां गए थे उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी जाकर उनसे भत्ता लिया गया। आप इसे कह दें कि चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन पुलिस ये कहती है, कराची की इदारे ये कहते हैं, सीटीडी के 2 अफसरान की बयानात मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि हमने 3 जिन लोगों को पकड़ा जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हम अल्ताफ हुसैन के अहकामात पर अमल दरामद करते हैं थ्रू कहकशां हैदर। कहकशां हैदर के जरिए हम तक पहुंचता है। अब तीसरा टारगेट आ गया। तीसरा टारगेट था कि कराची के 2 मेन शाहरा जहां गुजरगाह ज्यादा है, आमदोरफ्त ज्यादा है लोगों की, वहां के 2 बड़े पेट्रोल पंप टारगेट किए गए और उनसे ये कहा गया कि इन पेट्रोल पंपों पे हमला करके आतशगीर मादे के जरिए, गाड़ी पे आप जाओगे, आतशगीर मादा फेंकोगे, फेंक के उसमें जिंदा जलेंगे लोग, आग में दहक रहा होगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल होगा ना वहां तो दहक ही जाएगा ना। पेट्रोल बम जो होता है वो फेंकने का कहा। ये पेट्रोल बम नहीं था, ये आतशगीर मादा, ये बट सब लोकल मेड होता है, खुद ही बनाती हैं, दहशतगर्द तंजीमें, इंतहा पसंद तंजीमें होती हैं, बनाती हैं। ये कराची में 80s और 90s की दहाई में बहुत इस्तेमाल हुए। पेट्रोल बम का नाम दिया गया इनको। ये आतशगीर मादा ऐसा था कि जो आप अगर थोड़े से थ्रो के साथ फेंकेंगे कहीं और वो किसी गाड़ी पे लग गया, पेट्रोल के टैंक पे लग गया, मशीन पे लग गया, तो वहाँ आग भड़क उठेगी। कहकशां हैदर ने ये टारगेट दिया अपने हायर्ड असैसिनर को। और ये 2023 की बात है। 2023 में इन्होंने कहा जी कि आप फौरी तौर पे यहाँ बदअमनी जाहिर करने के लिए इसको पकड़ लो, इस इशू को। 2 पेट्रोल पंप। अच्छा, अब ये खातून आप देखें किस तर्ज की मंसूबा साज है कि ये बताती है तुमने फलां गाड़ी पे जाना है, किस तरह गाड़ी इस्तेमाल करनी है, असला कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने ये डिटेल सारी आई हुई है।
और उन्होंने कहा जी आपने थ्रो कहाँ से करना है, गिराना किस जगह पे, टैंक कहाँ है पेट्रोल पंप का, आपको पता है, आपने हमला जब करना है राइट से आना है लेफ्ट से आना है, आतशगीर मादा कहाँ से लेना है, भागना किस तरफ को है, एंटर कहाँ से होना है, एग्जिट कहाँ से लेना है, फरार का रास्ता भी बता दिया। ये खातून सारा कुछ बताती थी, सारे मंसूबा इसने दे दिया। अब जिस शख्स को इसने हायर किया था, उजरती कातिल मैंने उसको कहा, उसने इसको वीडियो भेजी और वीडियो भेज के उसने ये कहा कि ये हमने अचीव कर लिया आपका हुक्म, पेट्रोल पंप पे हमने आतशगीर मादा फेंका, आग लग गई, 5 अफराद जिंदा जल गए। मैंने कहा, ओके। इसने फिर तैनियत, शाबाश, प्रेज। कहते हैं उस टाइम पर इसने अमेरिका में बैठे हुए जश्न भी मनाया। अमेरिका में खुशी का इजहार किया, जश्न मनाया। इसने अब उस खुशी मनाने के बाद, जश्न मनाने के बाद, जिसे अब जश्न कह रहे हैं, खुशी मनाने के बाद इंटरनेट पे वो तलाश करना शुरू किया कि ये हमला जो किया इसमें 5 मरे, जो उसने वीडियो भेजी है ये चेक करूं। उसे इंटरनेट पे मैसर ही नहीं था कुछ वाकया। अच्छा, बाद में ये भी कहा गया कि जिनके ज़रिए काम करवाना चाह रही थी, जिन्होंने इसे फ़र्ज़ी न्यूज़ भेजी, वो बंदा जो था वो यहाँ की पुलिस का बंदा था, जो राब्ते में था। ये पूरा एक प्लांट किया गया मंसूबा। पुलिस ये क्रेडिट लेने के लिए कह रही है कि जी हमने अनर्थ किया, लेकिन वो बंदा जो है वो हायर तो इसने किया था अपनी कंपनी के थ्रू। इसको कोई 1.5-2 साल पुराना एक वाकया था, जब वहां एक शख्स ने ये वीडियो बनाई थी, बाकायदा बनी थी, वीडियो बनी थी कि वहां आतशगीर मादा के जरिए जो है ना, न्यूज़ चली थी उस टाइम न्यूज़ पे। चली, एयरवाई पे चली थी कि आतशगीर मादा फेंकने से जो आग लगी, हालांकि आग जो है रूटीन की लगी थी, वो रूटीन की आग थी, शॉर्ट सर्किट कहते शॉर्ट हैं होने सर्किट से। था, 5 अफराद जिंदा झुलस के मर गए थे बेचारे। ये कहते ही हैं कि इस खातून ने वो देखने के बाद खुशी का इजहार किया था, लेकिन जब उसको मिली नहीं नेट पे कहीं ये खबर, तो पता लगा कि वो राशिद मामू को जो कत्ल करवाया था ये खुद मामू बन गई। अब उस बंदे के हाथों जो इसका पेड था, हायर्ड था, बाकायदा एम्प्लाई था, उसके हाथों में मामू बन गई। उसने पुरानी वीडियो लेके इसको दिखा दी पुराने, इसने यकीन कर लिया। ये सारी चीज़ें अमेरिका FBI मॉनिटर कर रहा था। अच्छा, कहते हैं कि जब ये मिशन फेल हो गया, ये जो एक फ़र्ज़ी कार्रवाई जो शो की गई पेट्रोल पंप वाली, उसके 3 दिन बाद जो है वो FBI पहुंच गई कैक्शा हैदर के पास और इसे हिरासत में ले लिया। कैक्शा हैदर के घर जाती है FBI और जाके उसे क्या कहती है, अब बड़ी अहम बात है, ये 23 फरवरी 2024 को ये वहाँ घर जाती है और उससे कहती है कि हमने आपसे कराची के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करनी। कौन से वाक़यात? मुकर जाती। उसने कहा वो जो मनसूबाबंदी आपने की, फलां को आपने, अच्छा उनके पास ये, अब देखें बड़ी ज़बरदस्त बात है, उनके पास ये भी डेट थी 8 जनवरी 2023 को तुमने एक बंदा भर्ती किया। ये इब्तिदा है FBI की। उस बंदे से तुमने ये काम लिया, डब्बू क्लब में भेजा, फलां जगह भेजा, पेट्रोल पंप पे ये सारी मनसूबाबंदी नहीं, हर एक का बात नेगेट करती रही। जितनी बातें उन्होंने की उसका जवाब नफी में था। झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, हर बात से उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा ये राब्ता इस नंबर से इस नंबर पे उस बंदे को भर्ती करते, ये तुम्हारी वीडियो, तुमने फलां दूसरे को ये कहा, फलां आलम दीन के कत्ल की, उन्होंने कहा शिया सुन्नी फसाद के, ये मुकरती रही। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात तस्लीम नहीं कर रही। उन्होंने कोलैबोरेट करके वाकयाती शातें इसको दिखाई, फिर भी मुकर गई। उसे पकड़ के ले जाते हैं। FBI हेडक्वार्टर में जाने वाली पाकिस्तान की दूसरी खातून, एक पहले गई थी, वो कौन? वो जनूबी पंजाब की थी, ये दूसरी खातून है। वो कहते हैं हम FBI के लोकल सेंटर्स में लेके जाते हैं, हेडक्वार्टर में, हेड ऑफिस में नहीं लेके जाते। ये इतनी पुख्ता थी, इतनी पक्की जो थी ना, मंसूबा साज थी कि हमने इसे हेडक्वार्टर में ले जाने का फैसला किया। हम वहां ले गए, हमने इससे तफ्तीश की, इससे हर तरह पूछा, देखा, लेकिन कोई ऐसा एक्ट जो दहशतगर्दी का एक्ट इस पे साबित नहीं हुआ। तो फिर FBI ने फैसला, अमेरिका में कानून बहुत सख्त हैं, FBI ने फैसला किया कि लॉ ऑफ लैंड के तहत जो कानून उस सरजमीन का है, अमेरिकी सरजमीन का,
अच्छा, वहाँ की हर रियासत में कवानीन मुख्तलिफ हैं। टेक्सास की रियासत के कवानीन के मुताबिक उसने ये कहा कि इसने टेक्सास के फलां शहर में बैठकर कराची में दहशतगर्दाना हमले, पेट्रोल पंप पे, राशिद मामू के कत्ल, कादरी की सर्वेलेंस के लिए जो गुफ्तगू थी वो भी रिकॉर्ड थी, वो निशात कादरी। फिर उन्होंने कहा जी कि वो फलां एक कवाल का नाम आया, बड़े मशहूर कवाल थे, उनका नाम आया कि जी उन पे हमले की भी वो की गई। इसका मकसद दुश्मनी नहीं था कि हमें बुरे लगती है शक्ल उनकी, इसका मकसद ये था कि कराची को बदअमनी का शहर दिखाओ। ये हुक्म था उनके कायद का, पुलिस कहती है कि कायद का हुक्म था। इस खातून से मरकज में FBI ने अपने हेडक्वार्टर में तफ्तीश की। इसके बारे में कहते हैं 2024 फरवरी से लेकर फरवरी 2025 तक तो ये हर चीज़ से इनकार करती रही, लेकिन 2025 में इसने सिर्फ ये तस्लीम कर लिया कि FBI के सामने इसने जो बातें की वो सारी झूठ थी। इस पर इसे ये सज़ा हुई है 8 साल की। अच्छा, ये इकरार जुर्म है निस्फ। FBI ने पाकिस्तान से जो तफ्तीश की थी इसके भाई कामरान हैदर के साथ, उसका रिकॉर्ड मंगाया, इसको दिखाया, जितनी शहादतें थी कोलैबोरेट करके दिखाई, वो सारी दिखाई। ये इस बात पे मजबूर हो गई कि इसने कहा जी कि हाँ जी, ये ब्रेक होती है 1 साल 4 माह बाद। और इस पर ये इल्ज़ाम आते हैं कि ये फंडिंग कर रही थी कराची के अंदर दहशतगर्दी की और मंसूबे बना रही थी। कराची में पैसे इकट्ठे करती थी, भत्ते के नाम पे, चंदे के नाम पे, लंदन से मंगवाती थी, साउथ अफ्रीका से मंगाया इसने कुछ रकूम। पुलिस ने सारा वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी पेश कर दिया बैंकों का इसको। वहाँ तो हर चीज़ की ट्रांजैक्शन की भी इतलात मौजूद होती, वो सारा इसके सामने पेश किया। कामरान हैदर की वीडियो दिखाई जो यहाँ बनाई गई थी, वो सारी दिखाई सब। उन्होंने कहा जी वहाँ FBI के लोगों के, अफसरों के बयानात मौजूद हैं अदालत में जो पेश किए गए। अच्छा, उन्होंने 8 साल की सज़ा इसे मिली है, 8 साल की सज़ा कम नहीं है दहशतगर्दी पर? दहशतगर्दी नहीं प्रूव हुई ना, दहशतगर्दी की मंसूबा साजी, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मावनत। अब आप ये समझें पाकिस्तान की जबान में अबेटमेंट, इहानत जुर्म, उसकी सजा इसको मिली 8 साल। मेन तो इसको सज़ा जो है वो FBI से झूठ बोलने पर मिली है। झूठ बोलने पे देखा चीटिंग क्या है? नहीं, चीटिंग भी है कि तुम अपने आप को टेक्सास में बैठ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहती थी, तुम्हें यहां शहरियत दी गई, पाकिस्तान निजात अमेरिकन शहरी बनी ना, तुम्हें शहरियत दी गई तुम्हारी इस अंडरटेकिंग पे, उस अंडरटेकिंग में तुमने उसको चीट किया, डिसीव किया। ये हुकूमत को डिसीव करने के मुतरादिफ है, ये इदारों को डिसीव करने के मुतरादिफ है। अच्छा, अमेरिका का बयान भी आया कि पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका में बैठकर अमेरिका को लॉन्च पैड बनाकर कोई किसी और मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत जारी की, और ये वजाहत जारी करनी पड़ी उनको कि पाकिस्तानी शहरी हो या किसी मुल्क का भी हो, अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ, अपने किसी बंदे के खिलाफ, अपने किसी अजीज के खिलाफ, मुखालिफ के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ कोई इल्लीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर दहशतगर्दी का एक्ट साबित होता, फर्ज करें पेट्रोल पंप वाली बात झूठी ना होती, वो मंसूबा कामयाब हो जाता, तो पाकिस्तान में लॉ ऑफ लैंड के तहत कार्रवाई होनी थी, लेकिन अमेरिका में कोई साजिश तैयार हुई थी। अब अमेरिका ने तस्करा किया राशिद मामू को कत्ल करने का अमेरिकी अदालत में, निशात कादरी पर हमले की मंसूबा की साजी का, ये सारे बातें उससे डिस्कस हुई, लेकिन सजा उसको सिर्फ इहानत जुर्म की दी गई, अबेटमेंट की दी गई, मंसूबा साजी की दी गई, झूठ बोलने की दी गई, चीटिंग करने की दी गई। अमेरिकन एजेंसी के सामने प्रोसिक्यूशन के तहत झूठ बोलना भी जुर्म है, अपने जराइम पे पर्दा डालना भी जुर्म है, खामोशी इख्तियार करना भी जुर्म है, इनकार करना भी जुर्म है। अब इनकार जुर्म जो है वो इकरार जुर्म में तब्दील हुआ, 8 साल की सज़ा हो गई। 8 साल की सज़ा अमेरिकी जेल में भुगत रही है। और एक और बात बड़ी अहम है, रेंजर्स और पुलिस CTD मुश्तरका तफ्तीशें भी हुई हैं, GIT बनी है, उसमें भी कहकशां हैदर के कई इंकशाफात शामिल हैं। पाकिस्तान का एक इदारा, वफाकी इदारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान का एक वफाकी इदारा कहकशां हैदर के तसलसल में बहुत से अहम लोगों के खिलाफ तफ्तीश कर रहा है। और मुझे वहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने यह बताया है
कि पाकिस्तान वफाक से, इस्लामाबाद से, वफाकी दारुल हुकूमत से एक टीम आई थी जिसने इसके अहले खाना से, कैक्शा हैदर के अहले खाना 3 मुख्तलिफ मुकामात पे रहते हैं, उनसे भी तफ्तीश करके गई है और कई मालूमात इकट्ठी की हैं। रेंजर्स के पास भी कुछ इत्तलात हैं, लेकिन रेंजर्स इस तरह की तफ्तीशी फ़ोर्स नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, वो केस के कोख से मज़ीद नए केस जन्म ले सकते हैं और पाकिस्तान में भी तफ्तीश हो सकती है। अच्छा, लेकिन जो टारगेट किलर्स थे जिन्होंने कार्रवाइयाँ भी की कैक्शा हैदर के कहने पे और अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर, वो तो बाद में अदालत से छूट गए। अदालत से वो रिहा हो गए, लेकिन 3 बंदे जो सीटीडी ने पकड़े थे वो अभी तक अंदर हैं, हुँ। जो मंसूबा साज़ी का हिस्सा थे। रिसेंटली हम देखते हैं मुशफ़ाक़ कमाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक को कत्ल किया गया। और वो बातें की जो आप पहले कई बार हमारे पॉडकास्ट में कर चुके हैं कि रो की फ़ंडिंग जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को मिलती है और MQM लंदन के तमाम मामला जो है वो रो की फ़ंडिंग पर चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस बात को, उसको पता नहीं 15 साल के बाद क्यों ख्याल आ रहा है इस बात का, क्यों आज सो के उठा। कीप इन माइंड कि जब इमरान फ़ारूक का मर्डर हुआ तो क्या उस वक्त किसी की ऊपर और ये मामला नहीं था। अच्छा, एक और बात, फ़ारूक सत्तार से ये एक इंटरव्यू किया गया। फ़ारूक सत्तार का BBC का इंटरव्यू जो मैंने आज सुबह देखा, I'll send it to you, अगर आप देख लीजिएगा। उसमें फ़ारूक सत्तार बाकायदा जो है वो दिफा कर रहा है अल्ताफ़ हुसैन का, कह रहा है कि बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, हो ही नहीं सकता, हम तो ऐसे काम करते ही नहीं हैं, ओवर एंड ओवर एंड ओवर। बड़ा मशहूर इंटरव्यू है वो फ़ारूक सत्तार का BBC को। और उसमें बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री BBC ने एक बनाई थी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कि क्यों उसको हाउस ऑफ लंदन एक दहशतगर्द को यहाँ रहने की इजाज़त दे रहा है जो इतनी तबाही का बाइस बन रहा है एक मुल्क के अंदर। और हम बरतानिया जो है वो जमहूरियत के अलमबरदार भी बनते हैं, और एक ऐसे आदमी को जो एक कत्लेआम करवा रहा है, ऐसी एक पार्टी का एक ऐसा आदमी जो दहशतगर्द है, मुस्तकिल बयान देता है और लोगों को कत्ल कराता है, और वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कस्टडी में मौजूद है। तो अली भाई, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये सारे जितनी भी, अगर आप कोई किसी एंगल से भी अगर आप इसको देख लें तो इट इज़ एन MQM एक्ट, एन इंटरनल एक्ट, और इंटरनली उन्होंने बुला के जो है वो अली भाई, और कत्ल आपने बात किया लंदन है, पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन अली भाई देखिए ना उन लोगों के लिए कितना आसान था, यानी वहाँ पे लंदन पहुँचना और उसके बाद इस काम को करना। इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जब एक आदमी कत्ल की नीयत से चला है और आपके पास फाइनेंसेस मौजूद हैं और बैकिंग मौजूद है, यानी वीज़े का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, एडमिशन, फ़लाना चीज़, सारी चीज़ें, सपोर्ट या सारी चीज़ें जब आपके पास मौजूद हैं, तो उसके बाद इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि मुस्तफ़ा कमाल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को आज क्यों ये ख्याल आया? मुस्तफ़ा कमाल किसके लिए काम कर रहा था? मुस्तफ़ा कमाल दुबई से अचानक उसकी रूह कैसे जाग गई? और उसके साथ होता है अनीस कायम खानी। अनीस कायम खानी जो था वो कराची का स्पोक्स पर्सन कह लीजिए, यानी वो सारा जितने अहकामात लंदन से आते थे वो थ्रू अनीस कायम खानी एग्जीक्यूट करवाता था या करता था। जहाँ भी आप कहीं भी मर्डर देखेंगे या कहीं भी कुछ देखेंगे तो वो अनीस कायम खानी था। और अनीस कायम खानी को और मुस्तफ़ा कमाल दोनों एक टैग टीम चल रहे हैं, दोनों साथ में ही हैं। जब इन्होंने जो भी बनाया, पहले से ख़ुद साथ में बनाया या बनवाया, जो भी कहना चाहिए उसको, फिर ये कराची आए, इन्होंने एक चीज़ बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी। 10 साल से ये मेरे ख्याल कमोबेश कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा वो मामला इनका। तो अनीस कायम खानी को क्या मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों के ये एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। अनीस कायम खानी को मुस्तफ़ा कमाल का पता है, मुस्तफ़ा कमाल को अनीस कायम खानी का पता है, लेकिन वो उसको जो है वो एक क्लीन चिट दे रहा है कि वो अनीस कायम खानी क्यों नहीं सामने आ रहा, या कोई क्यों नहीं करार कर रहा, क्योंकि वो ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू से। लेकिन ये सब एक हम्माम में सारे नंगे और सारे गंदे हैं। आज उसको ख्याल इसलिए आ रहा है कि जो अल्ताफ़ हुसैन ने जो बयान दिया, मैं उसकी हकीकत बयान करता हूँ, मेक इट अ हाईलाइट ऑफ दिस रील। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि इसके कत्ल में PSP इन्वॉल्व है। इसका मतलब मुस्तफ़ा कमाल नहीं था, उसका मतलब था अनीस कायम खानी इन्वॉल्व है, कि अनीस कायम खानी के फुटप्रिंट मिलते हैं उसमें। अब मुस्तफ़ा कमाल जो आगे दिफा करने आया है, वो अपनी दफ़ा नहीं करने आया, वो अनीस कायम खानी का दिफा कर रहा है कि उसने जो अटैक किया अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर, वो इसलिए कि उसमें अनीस कायम खानी के फुटप्रिंट्स हैं, देयर इज़ नो टू राय अबाउट इट। और उसका दिफा करने के लिए अनीस कायम खानी का इसने ये बयान दिया है। कामरान भी, अब एक टाइम तो ऐसा भी आया कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल करार दे दिया गया। फिर वो किसी तरह से छुपते छुपाते जो है वो लंदन पहुंचे और वहाँ से पाकिस्तान वापस आए। अगर हम बात करें डॉक्टर इमरान फ़ारूक और अल्ताफ़ हुसैन के ताल्लुकात की कि आपस में ताल्लुक़ कैसा था इनका,
अब डॉक्टर इमरान फ़ारूक तो इश्क में मुब्तला थे अल्ताफ़ हुसैन के। क्या अल्ताफ़ हुसैन उन्हें अपना मानते थे? प्यार करते थे उनसे? नहीं अली भाई, मैं तस्हीह कर देता हूँ यहाँ पे आपकी। डॉक्टर इमरान फारूक महाजिर कॉज से प्यार करते थे। उनका ताल्लुक जो था वो MQM से, महाजिर के से था, अल्ताफ़ हुसैन के से नहीं था। ही वॉज अ फाउंडर मेंबर। अगर आप पुरानी तस्वीरें उठा के देखेंगे तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो विस्पर कर रहे होते हैं हर जगह पर, दैट इज़ इमरान फारूक टेलिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, तो वो सारी चीज़ें तो दैट्स डॉक्टर इमरान फारूक। तो जहाँ तक बात है इश्क की, तो वो महाजर कौम से इश्क करते थे, इन्हें ज़ाहिर बात है लसानियत से, हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है, जिसने लसानियत पे जान दी वो हम में से नहीं। ये तो फैसला अल्लाह ने कर दिया इस बात का। तो लेकिन लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अल्ताफ़ हुसैन का, पहली बात तो लेट्स गो बैक टू द मोस्ट वांटेड। ही वाज मोस्ट वांटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट, क्योंकि ब्रेन ऑफ MQM है। दे वांटेड टू किल द और पुट द ब्रेन टू द एंड। इनके पास कई राज थे, चाहे वो अभी मुस्तफ़ा कमाल ने अभी अपनी इकरार ज़बान से भी इकरार किया, जिसका कि इनके पास इंडिया की फंडिंग, रॉ फंडिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी। वॉज इन हाइडिंग इन कराची। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपको कहूँ, छुप के लंदन पहुँच गया। अगर आप मुझे कहें छुप के लियारी पहुँच गया, या छुप के बलूचिस्तान पहुँच गया, या छुप के ईरान पहुँच गया, आई बाय इट। लेकिन कोई आदमी छुप के लंदन पहुँच जाए, ये थोड़ा सा अजीब सी लगती है बात ना मुझे और आपको। अनलेस अनटिल, अच्छा, जब मैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, स्टॉप फॉर अ मिनट एंड से, एक आदमी आप में से, मैं भी छुपा हुआ था, लेकिन मैं छुप के स्वीडन नहीं जा सका था। मुझे क्लियरेंस लेके जाना पड़ा था। आई कुडंट लीव द एयरपोर्ट जब मैं पाकिस्तान से निकला हूँ। हालांकि मैं उस लेवल का नहीं था जो डॉक्टर इमरान फारूक था। मेरे जराइम की जो तादाद थी उसमें कोई गद्दारी के मुकदमे या कोई ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। आई वाज इन्वॉल्व विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो अगर आप किसी को ये कहते हैं कि एक आदमी छुप के लंदन पहुँच गया, तो दैट्स अ वेरी टफ सेल, क्योंकि लंदन जो है वो समंदर के उस तरफ नहीं है मेरे भाई, या बॉर्डर के इस तरफ नहीं है। यूरोप जाना इज़ अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, तो इट टेक्स अ लॉट। सो लिहाजा, और एक ऐसा आदमी जिसको कराची का बच्चा बच्चा जानता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान में, ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी के बशमूल और कई लोग जानते हैं। तो मैं आपको एक और बात कह देता हूँ कि जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन का एक मसला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के ताल्लुकात किसी के साथ भी नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन एक बहुत शकी, एक बहुत कच्चे कान के रक्स का आदमी, हर चीज़ पे शुबा करना, हर चीज़ पे शक करना, पैरानोया, और वो है उसकी एक्सेसिव शराब नोशी। वो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अय्याश और शराब नोश इंसान है, और इसमें कोई शुबा नहीं है। यानी चाहे अब ये जो बच्चे जो जानते नहीं हैं, MQM में जो रहे नहीं हैं, जो फॉर द लव ऑफ महाजिर अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आई इग्नोर देम। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जितने पुराने MQM के जो लोग हैं, या जो वाकई इस तहरीक में रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का शराब, जितनी भी बकवासात करता है, वो शराब के नशे में अगले दिन माफ़ी मांगता था। दैट्स अ नोन फैक्ट। तो लिहाजा हर चीज़ पे शुबा करना, ये, क्योंकि एक देखिए उसके पास एक गद्दी है, एक ताकत है, और उसको ये हमेशा डर रहता था कि कोई ना कोई से मुझे ले लेगा। अब देखिए, इससे पहले एक मसला हुआ, MQM हकीकी बनी। अब वो कहते हैं कि एजेंसियों ने बनाई या नहीं बनाई, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक अंदरूनी इख्तलाफ पैदा हुआ आफाक अहमद और आमिर खान का। उसके बाद जो था वो MQM हकीकी बन गई। उसके बाद उसने उनको बाहर भेजा, ये नहीं कि उनको अलाउ किया, उनको शिकागो भेज दिया, वो शिकागो चले गए। उनको बाकायदा वीज़े दिए गए, इस शर्त पे कि भाई यू शुड लीव एंड नथिंग गोना हैपन। उसके बाद उन्होंने उसके साथ जो है वो कुछ और चीज़ें मंसूब की कि बागी थे, गद्दार थे कौम के, तो वो वापस आ गए, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से। ये हर एक का नाम, अब अजीम मतारिक जैसा आदमी, उससे सिर्फ एक खौफ था, वो नज़रियाती इंसान था उसका बिल्कुल। और इफ़ ही वुड हैव बीन द रियल फेस ऑफ MQM, तो आज महाजरों के हालात इतने बुरे ना होते। तो अजीम तारिक को कत्ल करवा दिया इस डर की बुनियाद पे, क्योंकि वो ताकतवर आदमी बनता जा रहा था। तो जहाँ ये एक माफिया सोच कह लीजिए, एक गैंगस्टर सोच, एक गुंडे की सोच कि जहाँ कोई और मुझसे आगे क्यों बढ़ेगा कोई, तो इमरान फारूक इस चीज़ की भेंट चढ़ गया। दूसरी बात, अल्ताफ़ हुसैन के साथ इमरान फारूक के इख्तलाफात यानी ऐसे थे कि चूँकि एक दोस्ती थी, एक बराबरी का रिश्ता था। ही वॉज नॉट अंडर अल्ताफ़ हुसैन, ही वॉज इक्वल लेवल पे अल्ताफ़ हुसैन के, बराबरी का एक साथ जमात शुरू की है उन्होंने।
तो उनके अख्तलाफात जब ये इवन लंदन 90 कह लीजिए उसका फॉर शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लंदन ऑफिस के अंदर भी इमरान फारूक के कई दफ़ा ऐसे इख्तलाफात हुए एंड इट वेंट ऑन ओवर एंड ओवर। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी बात पे इख्तलाफ किया, उनको कई चीज़ों पे इख्तलाफात हुए, वो रूठ के घर आ जाते थे। अब इनमें ये रूठने वाला मनाने वाला भी बड़ा चक्कर है। तो इमरान फारूक कई दफ़ा रूठ के घर आ जाते थे कि मैं नहीं आ रहा, फिर उनको मनाने आदमी भेजते थे, फिर आ जाओ, फिर रूठने गया, फिर मनाने आ जाओ। सो फाइनली दे डिडंट सेंड इट। उसके अलावा एक अल्ताफ़ हुसैन के साथ कीप इन माइंड के एक फैक्टर चल रहा है जिसमें एक नाम है नदीम नुसरत, जो कि नदीम नुसरत नहायत ही कंट्रोल फ्रीक किस्म का इंसान था। और कई नाम हैं, वी नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन नेम्स, लेकिन ये कि एक नदीम नुसरत एक वैसा वाक़िद ऐसा जिससे अल्ताफ़ हुसैन की बहुत क़ुरबत थी लंदन के मामलात के अंदर। नदीम नुसरत जो है वो बहुत कान भरता था अल्ताफ़ हुसैन के। एक और नाम मैं आपको बताता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा जो बहुत करीब अल्ताफ़ हुसैन के अभी भी है, आज की तारीख़ में भी अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है या उसको पता नहीं है, वो है बाबर गौरी। और बाबर गौरी का भी यही था कि उसने एक बहुत ज़्यादा जायदादें बनाई, इसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा एफर्ट बेनिफिट्स थे एमक्यूएम के साथ। यानी एक लारोश का वेटर या मैनेजर जो है वो मल्टा मिलियनर बिलियनर बन गया। तारीखें कितनी उसने बिल्डिंगें और इमारतें खड़ी कर दी, रियल स्टेट में नाम ही नाम है, दुबई में, यूएई में, हर जगह पे, इवन ह्यूस्टन के अंदर। सो वो एक ऐसी चीज़ थी कि उनको कंट्रोल, अगर भाई का कंट्रोल है तो यू हैव द बेटर कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। तो वो भी कान भरता था इमरान फारूक के ख़िलाफ़। और ऐसे और भी कई लोग थे जो कि इमरान फारूक को पसंद नहीं करते, क्योंकि इमरान फारूक वॉज लेस ऑफ अ नॉनसेंस गाय देन दीज गाइज। और उनका इख्तलाफात ये होता था कि डोंट डू दिस या डोंट डू दैट, या ये आपका कदम गलत है। वो बाकायदा इख्तलाफ करता था और इस बात पर नाराज़गी हो जाती थी कई दफ़ा। एक और चीज़ जो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि इनका जो पाकिस्तान से जब ये हिजरत करके लंदन गए डॉक्टर इमरान फारूक, तो कीप दैट इन माइंड कि वो सेकंड हिजरत थी इनकी। यानी एक तो ये तो इंडिया से आए हिजरत करके, एक ये डबल महाजिर थे। तो इस पे थोड़ा सा जो करीबी हल्के अल्ताफ़ हुसैन को, वो उनके कान ये भर रहे थे कि ये कैसे निकल के आ गया। यानी हर किसी के पास तो ये लग्जरी नहीं थी कि बड़ी, मैंने आपको पहले कहा ना, थोड़ा सा अजीब सी बात लगती है कि कराची से निकला तो उनको ये हो सकता है भाई। अब भाई का मामला, यानी अल्ताफ़ हुसैन को भाई बुलाते थे, तो उनका मामला ये था कि वो हर को शक की नज़र से देखते थे, और शराब के नशे में तो वो फिर जो होता है उनका मामला, तो उनको हर किसी के अंदर आईएसआई नज़र आती थी, या पाकिस्तान की एजेंसियों का आदमी, कि एजेंसियों ने प्लांट ना कर दिया हो या किसी साजिश का नतीजा ना हो कि ये टेक ओवर कर। उनके जहन में ये था कि अगर एजेंसियों ने भेजा है तो यकीनन टेक ओवर करना है। तो अगर एजेंसी, और मुझे भी मतलब एक अगर आप नॉर्मल आदमी की तरह बात करें तो आपको भी अगर मैं कहूँ कि अली भाई आपके ऊपर 10,000 वारंट है, आपका ईसीएल में नाम है, और आप अगले दिन लंदन पॉपअप हो जाते हैं, तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट, राइट। तो वो तो बहुत ईजी सेल, एक कच्चे कान वाले आदमी के लिए एक बहुत ईजी सेल है कि उसको तो कंपटीशन चाहिए नहीं ना, उसको तो मार देना है। तो वो लिहाजा एक थोड़ी चीज़, जब वो भाई ये तो लंदन कैसे आ गया भाई, आपने देखा कैसे निकल के आ गया ना भाई, ये तो आपके लिए इख्तलाफ क्यों कर रहा है, ये तो आपसे बढ़ के आना चाह रहा है। और उसके अलावा डोंट फॉरगेट द स्टेटमेंट, मैंने आपको एक वीडियो क्लिप भेजा था, इफ़ यू कैन ऐड इट देयर। अल्ताफ़ हुसैन ने आपको कहा था कि काम तो अच्छा हो गया है और जो मेरे साथ ऐसा करेगा। जो स्टेटमेंट इसके कातिल ने दिया कि जब क्या मामलात हुए कि वो बार बार अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा कि ये जो है ये मुझे जो है वो पीछे धकेलना चाह रहा है या पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहा है। सो दैट वाज द रिलेशन बिटवीन इमरान फारूक एंड अल्ताफ़ हुसैन। कामरान भी अब कहा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह के दिन 16 सितंबर 2010 के दिन डॉक्टर इमरान फारूक को जो कत्ल किया गया, वो भाई को सालगिरह का तोहफ़ा दिया गया। अब ये चीज़ समझ नहीं आती कि लंदन जैसे शहर में डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल, हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ किसी भी शहर में कत्ल होना कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस वाले भी कत्ल होते रहे हैं और आम शहरी भी कत्ल होते रहे हैं, लेकिन लंदन जैसे शहर में ये कत्ल किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ और इसका मोटिव क्या था जो सामने आया? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो कातिल हैं, जो गिरफ्तार हुए, उनका ताल्लुक किसी बैरूनी जमात से, तो कोई पठान नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, बंगाली नहीं थे, देवर महाजर। नॉट ओनली महाजर, बल्कि वो एपीएमएसओ का हिस्सा रहे। जहन में रखिए बात, एपीएमएसओ के लोग हैं। उसके बाद उनके वीज़े, कोई इतनी आसानी से स्टूडेंट वीज़ा तो नहीं लग जाता किसी ABCD का, तो वो उनका दाखिला कराया गया। वो एक कत्ल के इरादे से रवाना हुए कराची से, उनके पास पैगाम आ गया था लंदन से कि आपको डॉक्टर इमरान फारूक को राह से हटाना है, ये भाई को बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं और ये शायद टेक ओवर करना चाह रहे हैं, कुछ भी एजेंसी प्लांटेड, कुछ भी दिस, वो जो रूमर्स होते हैं वो उनके ख़िलाफ़, वही उनको दिया गया टास्क कराची में। और
उसके बाद वो लोग कराची से लंदन पहुँचे, रैकी की, दे वर फॉलोइंग हिम, और फिर खंजरों से यानी छुरियों के, उन्होंने वो बाकायदा किचन नाइफ ही इस्तेमाल की थी, कोई ख़ास खंजर नहीं थे उसमें, तो वो किचन नाइफ उन्होंने ख़रीदी और ईंटों से और किचन नाइफ से उन्होंने बड़ी बेदर्दी से डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर दिया। मोटिव, अगर आप मोटिव जहाँ से मैं अब लेके चलता हूँ आपको, तो मोटिव इज़ टू बेसिकली गेट रिड ऑफ अ कल्प्रिट, कि एक आदमी जो कि नुकसान का बाइस बन सकता है महाजर कौम का और MQM को टेक ओवर करना चाहता है। एक नारा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जो मैंने पहले भी रिपीट किया है, कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और उस नारे पे MQM बराबर कई दफ़ा अमल करती रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर देखें, अगर जब कत्ल के महरक़ात देखते हैं अली भाई, तो वी लुक एट समथिंग कि कत्ल का इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग के किसी रहनुमा का नाम लूँ, तो आपको बड़ी हैरत होगी कि उसने किसी हिटमैन को भेजा, तो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। नून लीग कत्ल, डोंट मेक नो सेंस, राइट? लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से अब अगर ऐसी कोई बात करते हैं, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इट इस पार्टी का तो ट्रैक रहा है, दहशत गर्दी, कत्लेआम, ये तो दिस इज़ इनकी तो सियासत ही दहशत की सियासत है, तो कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। और कत्ल के लिए जो करने वाले जो हाथ हैं, और जो कॉल रिकॉर्ड हुई, उसके बाद उनके बयान जो वापस आए, और उसके बाद इनका साउथ अफ्रीका जाना। अब साउथ अफ्रीका में कौन है, ये किसके पास रह रहे थे? साउथ अफ्रीका में अफ्रीकनों के पास गए थे, उनको साउथ अफ्रीकन गैंग में रखा हुआ था। MQM सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो इनका विंग है, जिसको हम टारगेट किलर विंग कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका में बहुत स्ट्रॉन्ग था एक ज़माने में, और दे वर वेरी स्टैब्लिश। और ये जो खातून अभी कुछ अर्सा पहले जिनको सज़ा हुई है, जो अमेरिका से पकड़ी गई हैं ह्यूस्टन से, द किलर लेडी, द किलर आंटी, जो कहती थी सर पे मारना गोली, जो उनको भी पूरी हिजाबी थी वो, उसका भी यही था कि उसका डायरेक्ट लिंक साउथ अफ्रीका के साथ था। और फिर आप देखेंगे कि ये लड़का जब ये कातलान जब निकले हैं, तो ये साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका से फिर ये पाकिस्तान आए। तो सारी बातें अगर आप एक चीज़ को एक धागे में पिरो दें, तो सारा मंजर आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मकसद तो खैर यही पार्टी को बचाना, और अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो साख को बहाल रखना, और इसके पास राज हैं, कुछ राज ना दे दे। अब अगर डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जो कि एक स्कॉटलैंड यार्ड ने की और फिर एक पाकिस्तान में भी। अब पाकिस्तान में जो होती है, JIT बनती है, अदालत के अंदर मामला जाता है और मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी जाती हैं, उम्र कैद हो जाती है और जुर्माने हो जाते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड को इस केस में कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी उन्होंने। स्कॉटलैंड ने क्लीन चिट नहीं दिया, और मुस्तफ़ा कमाल का ये बयान कि ये केस रोक दिया गया या रोका गया, या इंडिया के कहने पर, दैट्स टोटली बुल क्रैप, बकवास है ये बिल्कुल। मसला ये हुआ था कि ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके दो पार्ट हैं, क्योंकि इसके फुटप्रिंट पाकिस्तान से मिलते हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने पहले उसको लंदन इन्वेस्टिगेट किया, और घरों पर रेड हुई और सबसे सवालात हुए, अल्ताफ़ हुसैन का नाम इसमें आ गया। और स्कॉटलैंड यार्ड ये पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि खामखा किसी को नामजद करती है, अनलेस दे हैव इनफ प्रूफ्स ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो मसला यहाँ पर ये हुआ कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनको सारे ट्रैक मिल गए, रिकॉर्ड्स, दे न्यू एग्जैक्टली, क्योंकि मोटिव यानी कत्ल का अगर आपको किसी को हल करना होता है, एक इन्वेस्टिगेटर को, तो वो मोटिव ढूंढता है। तो मोटिव इज़ वेरी क्लियर ना, कि इज़ अ थ्रेट टू द अल्ताफ़ हुसैन और थ्रेट टू MQM। सो उसको सामने रास्ते से हटा दिया गया। करने वाले PMSO के लड़के उर्दू स्पीकिंग हैं, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हो गई, वीज़ा कहाँ से मिला, किस कंपनी से करवाया, इफ्तिखार भाई और फलाना ढिमकाना, सबकी कॉल जो थी वो ट्रैक रिकॉर्ड भी, सारी चीज़ें मिल गई, सामने आ गई। सो दे हैड अ कंप्लीट केस इन लंदन। लेकिन उस कंप्लीट केस इन लंदन इज़ नॉट अ कंप्लीट केस एवरीवेयर। द कंप्लीट केस इन लंदन इज़ ओनली इनकम्प्लीट के जब तक उसकी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में ना की जाए। और जब पाकिस्तान में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो पाकिस्तान में जो भी जिसको कोऑपरेट करना चाहिए था, उसने इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया। वरना आई कैन टेल यू विद अपमोस्ट गारंटी कि जिसने वीज़ा लगाया था वो कस्टडी में था पाकिस्तान में, जिसने वीज़ा लगा के दिया है वो MQM का बहुत ख़ास और ख़ास आदमी था, और वो कस्टडी में था उस वक्त एजेंसियों की। तो ही वॉज अंडर, उसने बता दिया था कि मैंने इसके कहने पे यहाँ, ज़ाहिर बात है कौन झूठ बोल सकता है एक दफ़ा अरेस्ट होने के बाद पाकिस्तान में। तो लेकिन उसका जब सेकंड पार्ट कंप्लीट करने की इन्होंने पाकिस्तान को जब ये पूरी चीज़ें फराम की, तो वो पाकिस्तान में उसको डिस्टोर्ट करके और आगे नहीं बढ़ाया इन्वेस्टिगेशन को। नाउ द रीज़न आई डोंट नो क्यों, ये आज तक मेरी अक्ल काम नहीं करती कि पाकिस्तान ने इस इन्वेस्टिगेशन में क्यों कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के लिए मर्डर में कन्विक्ट होने में सिर्फ एक रुकावट रही है, और वो सिर्फ पाकिस्तान
का जो पोर्शन है, जो पीस ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन, वो था, जो कि वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया, ना कोऑपरेट किया गया। जैसे और दूसरी बात, कीप इन माइंड कि वो दौर नवाज़ शरीफ का दौर था, और जब एक बात ये ऑन द रिकॉर्ड है नवाज़ शरीफ की कि वी विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, यानी उन्होंने रिफ्यूज़ करने के बाद ये भी कहा कि वी विल कंडक्ट, एंड हम लोग जो है वो क्योंकि ये पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी है, तो हम इसके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करके हम कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। और यही वजह है कि उन्होंने लंदन से कोऑपरेट नहीं किया और अल्ताफ़ हुसैन सेट फ्री, वरना मेरा नहीं ख्याल था कि इसके बचने की कोई सूरत रह गई थी। सेम थिंग हैपन, वो दो पैरेलल केस थे, एक मनी लॉन्ड्रिंग था अल्ताफ़ हुसैन का, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस ऑफ कोर्स उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान आके मिलती है, यानी मर्चेंट साहब जो थे वो एक अहम किरदार थे उसमें, तो वो भी उसका अदर पार्ट पाकिस्तान में कंडक्ट होना था, वो भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि इसके ऊपर वो कन्विक्शन नहीं हुई मनी लॉन्ड्रिंग वाली, वरना दोनों में से एक कन्विक्शन भी हो जाती तो उसकी ज़िंदगी का सूरज था वो ढल गया था। कामरान भाई, लेकिन 2020 में जब इंसदादे दहशतगर्दी का फैसला आता है जिसमें उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई गई खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली सैयद को, तो उस टाइम ये अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा और कहा गया बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमतों को कि मफरूर मुल्ज़िमान जो हैं, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन, इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान, इनको गिरफ़्तार किया जाए। अब पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तो ये चीज़ साबित हो रही है कि अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर ये कत्ल हुआ, तो यूके के अंदर क्यों नहीं कोई अली एक्शन भाई हुआ? उसकी वजह है, अली भाई देखें, ये हम लोग क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता, तो दैट्स वाई वी हम लोग मिसगाइडेड हैं। तो अगर किसी किसी को किसी जुर्म में पाकिस्तान में सज़ा सुना दी जाती है, तो वो हर्फ आखिर नहीं होता किसी दूसरी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन में वो अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो जाती स्कॉटलैंड यार्ड की, अगर वो कंप्लीट हो जाती, जो जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, उस इन्वेस्टिगेशन को बीच में रोक दिया गया, उस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया गया। अब अदालत से आप फास्ट फॉरवर्ड करके 10 साल के बाद सज़ा दे के एक फ़ैसला लेके आते हैं कि जो मफरूर हैं और ये हैं फ़लाना ढमकाना, और आप जो है फ़र्द जुर्म आयद कर देते हैं। अगर ये बार लंदन को फोर्ड भी कर दें तो वो उनके लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आप कोई अदालत फ़ैसला करके कहीं फोर्ड कर दे तो दैट ऑटोमेटिकली आपको वो, क्योंकि वो उस मुल्क का शहरी है, कीप दैट इन माइंड। सो वो अपने मुल्क के शहरी के लिए खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाती, और ये बात जो जानने वाले लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आप अदालत में 10 दफ़ा कन्विक्ट कर दें किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ के लिए, एक तो वो पाकिस्तान की अदालतों को मानते इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि फ़ैसले इन्फ्लुएंस के थ्रू भी हो जाते हैं। आई मीन डजंट रियली मैटर कि पाकिस्तान की अदालत ने किसको क्या सज़ा सुनाई, लेकिन एक अगर उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको रोक दिया गया, उसको कंप्लीट नहीं करने दिया गया, दैट वाज द मेन मसला। जो अगर आप कहते थे होल इन अ वॉल, वो इन्वेस्टिगेशन थी जो स्कॉटलैंड यार्ड की थी, उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। अगर वो कंप्लीट हो जाती तो वुड बी कन्विक्टेड इन लंदन, क्योंकि वो वहाँ रहता है। अब पाकिस्तान से अगर आप 10,000 मुकदमे कत्ल के आप फाइलें बना के उनको वहाँ भेज दें, डजंट रियली मैटर। लेकिन मेन प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन इन लंदन, नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी कोर्ट का क्या फैसला है। और पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन व्हाट, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, व्हाई डिडंट यू कोऑपरेट विद अदर एंड विद स्कॉटलैंड यार्ड। जब वो आ ही गए थे, जब वो उनका वफ्द भी आया, जब वो बातचीत भी कर रहे हैं, आपके पास विक्टिम स्टेटमेंट मौजूद है। कीप इन माइंड कि ये जो दो जो मेन मुहर्रिक थे कत्ल के, यानी जो जिनके नाम आता है फ्रंट पे, उन दोनों ने ये बात कही है कि इसका जो फैसला था वो 9-0 में हुआ था। क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि इन दोनों को बरतानिया के हवाले कर दिया जाता? बिल्कुल था। क्या बरतानिया ने इनका मुतालबा नहीं किया था? बिल्कुल किया था। क्यों आपने इनको अपनी कस्टडी में रख के सजा दी? दैट वाज अ नंबर 1 प्रॉब्लम। आई मीन क्यों दिया? अगर आप उसको बरतानिया के हवाले करते, जस्टिस वुड हैव बीन सर्व्ड। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान में दिए थे, दिस स्टेटमेंट कुड हैव बीन, क्योंकि देखें उनको ये पता है कि पाकिस्तान में टॉर्चर करके स्टेटमेंट ले लिया था। हमारा डायलेमा है ये। तो अगर आप किसी भी आदमी को, और सियासी पनाह किस बात में मिलती है? सियासी पनाह इसी बात में मिलती है कि उनको पता है कि कानून नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। सो वो ईजिली कैन से कि यार कोई आदमी, अगर उनका प्रोसिक्यूटर कहता कि भाई अगर आप ये कह के देखो, एक मुकदमा चल रहा है, बोले देखो उन्होंने पाकिस्तान में वीडियो बयान दे दिया,
तुम्हें पता है कि इसके सर पे बंदूक थी, कितनी मार पड़ी होगी 48 घंटा पहले, यानी कितनी खातिर तवाज़ुन की होगी, तो कुड भी अंडर प्रेशर आदमी मार खा के कुछ भी बोल देता। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर बयान वो डायरेक्ट स्कॉटलैंड यार्ड को देते तो फिर उस पर यह तो नहीं हो सकता था कि अंदर किसी प्रेशर दिया है। सो जो स्टेटमेंट उन्होंने दोनों ने दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि 90 में इसकी बाकायदा प्लानिंग 90 में हुई है। जो कॉल आया था वो लंदन से आया था, एंड सेम थिंग मुस्तफ़ा कमाल इज सेइंग, ही इज नॉट लाइंग अबाउट दैट। अलग मसला ये है कि उसको ये अब बहुत यानी चुड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्यों ख्याल आ रहा है इस बात का, एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, अब मैं यूं करवा दूंगा और खोल दूंगा या उसको कहे कि खोल दे, कुछ नहीं खुलता। मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा बंद हो जाती है, अगर डेड डॉकेट हो जाती है तो एंड ऑफ स्टोरी, यू कैन री ओपन द केस, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल के कहने से नहीं खुल सकता। आई कैन अश्योर यू, अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे और कोई आके दोबारा इस केस को रीओपन करे पाकिस्तान की तरफ से, एंड से सेंड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू यूके, दैट कैन बी ओपन, एंड दैट वो एक तरह से खुल सकता है कि वो फिर बरतानवी हुकूमत इस केस को रीओपन करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपके पास जो पुराने सबूत हैं वो मौजूद हैं, सब कुछ चीज़ें कोई ऐसी नहीं कि वो वैनिश हो गई, कुछ लोग वैनिश हो गए। हमाद सिद्दीकी का नाम मत भूलिए, क्योंकि प्लान तो ये था कि जब ये कराची पहुंचेंगे तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा, और इनको लड़कों को, इसीलिए यही वजह था कि इनको कस्टडी में ले लिया गया बिफोर दे अराइव, या किसी इन सो मेनी वेज बिफोर द सेट फुट इन अ जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि हमाद सिद्दीकी का क्रू जो था वो तैयार था इनको कत्ल करने के लिए, इनको ऑलरेडी माल काम उतार देना था, क्योंकि ये तो माफिया की तरह हैं, ये अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते नहीं हैं कहीं पर। सो अली भाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई नो इट्स अ लॉन्ग आंसर, लेकिन लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेशन विद यूके स्कॉटलैंड यार्ड, ये है सारे मसले का जड़, फसाद की जड़। कामरान भी अब पिछले 15 सालों में डॉक्टर इमरान फ़ारूक के हवाले से कई पॉडकास्ट हुए, कई प्रोग्राम हुए, लेकिन कल एक शो मैंने देखा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया, फ़हीम सिद्दीकी साहब का, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। अब उनके शो में अनीस एडवोकेट, जो साबिक रहनुमा हैं MQM के, लेकिन इस टाइम वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड करते नज़र आए। उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के पास कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इस कत्ल में मुलविस हैं और जो इस टाइम पाकिस्तान में हैं। अब वो कहानी क्या है, वो डिफेंड क्यों कर रहे हैं? फ़हीम सिद्दीकी के आप जितने भी शोज़ देखेंगे वो MQM प्लांटेड शोज़ होते हैं, वो MQM के हक़ में शोज़ करता है। ही प्ले अ लिटिल बिट ऑफ द बैड कॉप एंड 90% द गुड कॉप। हम लोग जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, हमें पता है कि देखें अली भाई, आप भी एक होस्ट हैं, आपको पता है कि कौन सा सवाल पे छक्का लगेगा, कौन सा सवाल पे छक्का नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे, आपके ख्याल में क्या अल्ताफ़ हुसैन इस कत्ल में मुलविस हैं? नहीं। लेकिन इस सवाल को इस तरह में किया जा सकता है कि क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का ही फ़ायदा था, या उन्हीं का मकासद को हल किया जा सकता था? दैट गिव यू ओपनिंग। लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं किसी तरह से कि जिसको आपको पता है कि जवाब, यानी कुछ तरीक़े ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, ख़ास तौर पे फ़हीम के तरीक़े ऐसे हैं कि वो कैलकुलेटेड सवाल करता है जिसका जवाब उसको आपको पता है कि इस पर छक्का ही लगने वाला है। उसने क्या करना है कि जिसको भी लेके आता है, या वो हैदर अब्बास रिजवी हो या किसी को भी वो इंटरव्यू करता है, वो कभी ऐसे वसीम अख्तर का किया या किसी का भी करेगा, वो ऐसे लोगों को करता है कि जो MQM की हिमायत में, ही इज़ इन लव विद महाजर कॉज। और फ़हीम सिद्दीकी जो है वो, ऑल्दो ही इज़ अ उर्दू स्पीकिंग गाय, बट ही इज़ इन डीपली रोमांस विद MQM। अल्ताफ़ हुसैन से उसकी मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं है, और वो इन बातों से, क्योंकि वो डिफेंड करवाता है। और क्या उसको रियलिटी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो, क्या उसको रियलिटी नहीं पता? 100% पता है। क्या वो सारे मुहर्रिकात को नहीं समझता? 100% समझता है। क्यों डिफेंड करता है? बिकॉज ही इज़ इन लव। वो समझता है कि अल्ताफ़ हुसैन महाजर ख़ान का निजात दहिंदा है। वही एक सोच जो रोमांटिसाइज पागल कर देती है इंसान को, और यही वजह है कि ये प्लांटेड शो करता है। वरना मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी को बुलाने के बजाय वो मुस्तफ़ा कमाल को बुला लेता ना। क्यों मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी को बुलाया? एक तो आप गेस्ट ऐसा लेके आ रहे हैं जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या जवाब देगा। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी किसी भी पार्टी का ताल्लुक हो या किसी भी कुछ हो, वो कभी भी अपने कायद के ख़िलाफ़ अलग बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे पहले महाजिर हैं, बाद में कुछ और हैं। यानी ये पहले इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं और बाद में कुछ और हैं, जो अपने, अब वो उसकी अपनी ज़रूरियात हैं कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी में उसकी एज सच वैल्यू या कोई और चीज़ नहीं है। ही इज़ जस्ट देयर। MQM में मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी वाज समबडी वेरी सब्सटेंशियल। उसकी एक कद था उसका वहाँ पे, और वो अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड इसीलिए करता है कि इन सब को एक उम्मीद है कि कुछ दिन या कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें पलटा खाएंगे। और उसने उस इंटरव्यू में ये कहा भी कि 10 साल का टर्नओवर पूरा हो जाता है जब, जिस तरह 10 साल की होती है ये टर्नओवर। उसने एक शोशा छोड़ा कि कुड बी पॉसिबल कि अल्ताफ़ भाई जो है वो वापस आ जाएँ, और उसके बाद सो देयर इज़ अ होप
कि ये शायद सम डे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में सियासत बड़ी जालिम है, आज ऊपर कल नीचे, कल नीचे आज ऊपर, तो दे बिलीव इन इट, और यही वजह है कि अपनी उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। वो इंटरव्यू आप पूरा अगर सुन लें, इट्स वेरी वेरी प्लांटेड, वेरी कैलकुलेटेड, वेरी वेरी डेफिनेटिव आंसर, कि जिसमें उसने वही मौक़िफ़ जो वो जहन लेके बैठा हुआ था, टू पीपल हु ऑलरेडी हैव एन अंडरस्टैंडिंग करके एक मौक़िफ़ बना के भेजा कि इसमें मुस्तफ़ा कमाल जो है वो झूठा है, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो गलत आदमी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, और मुस्तफ़ा कमाल एजेंसियों का लाया हुआ आदमी है, उसके यानी कौन लेके आया, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस चीज़ पे पॉइंट दलदल या गंदगी ज़्यादा फेंकी है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि इस कत्ल के जो करने वाले वो अपने महाजर बच्चे, उनका ताल्लुक पी में से कैसे पहुँच गया लंदन, क्या इस किसी का क्या फ़ायदा है, यानी वाई वुड समबडी डू दैट। इमरान फ़ारूक की जो बेवा थी शुमाइला इमरान फ़ारूक, रिसेंटली उनका इंतकाल भी हुआ। हमने देखा जब वो लंदन में थी तो किन हालात में वो थी। कहा जाता है कि उनके पास जो है वो किराया देने के पैसे नहीं थे। अब एक तरफ एमक्यूएम लंदन के जो रहनुमा लंदन में लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बंदे इमरान फ़ारूक जिसका लंदन में कत्ल हुआ, उनकी बेवा किन हालात में है। किसी ने मदद नहीं की वहाँ पर। अली भाई, इस सवालों से पहले मैं एक सवाल अपने आप से कर लेता हूँ और ख़ुद ही जवाब दे देता हूँ इस बात का। क्या इमरान फ़ारूक की बेगम ने अल्ताफ़ हुसैन को कसूरवार ठहराया था या नहीं? इसका जवाब है नहीं। वजह क्या है इसकी? इसके लिए आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। इमरान फ़ारूक के शादी का मामला, इमरान फ़ारूक की जो वाइफ थी वो ऑल्सो पार्ट ऑफ एमक्यूएम थी। शी वॉज ऑलरेडी इन लंदन, जो आना जाना उनका काफ़ी था। शी हैड अ क्लीन चिट। जहाँ तक बात है इमरान फ़ारूक की बीवी की, वो जो शादी करवाई थी, यानी जो निकाह कराया इमरान फ़ारूक के साथ, वो अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे करवाया था। अल्ताफ़ हुसैन सजेस्टेड कि आप इनसे शादी कर लीजिए। दोनों गॉट मैरिड और इनके बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, और दे वर नॉर्मल कपल, जैसा होता है, 2 बच्चे अच्छे। और लेकिन एक बात ये थी कि जब इमरान फ़ारूक का जब कत्ल हो गया और इनकी मैयत को पाकिस्तान लेके गए, तो जब इमरान फ़ारूक के घर पर वो मैयत गई थी, तो इनकी बीवी उस घर पे नहीं गई, वो 90 में बैठी हुई थी। इज़ इट अ ब्रेकिंग न्यूज़? लुक अप, पूछ लीजिए किसी से भी कि वो घर गई थी मैयत। शौहर मर गया है, बीवी घर पे नहीं गई है मैयत में। वो कहते हैं जी हालात वो जो नहीं थे और या ताल्लुकात नहीं थे। नॉट ट्रू। जहाँ तक बात है, शी हैड अ वेरी सॉफ्ट साइड विद अल्ताफ़ हुसैन, ऑफ कोर्स शी डिड। क्या उन्होंने कभी कहा कि कायद की वजह से ये हुआ? नहीं। शादी कराने वाले कायद, लेकिन मैयत में क्यों नहीं शामिल हुई थी वो उनकी? 90 में क्यों बैठी हुई थी वो? शी वेंट टू 90। शी कुड गो समवेयर एल्स। व्हाई 90? क्या उनको पता नहीं था किसने कत्ल किया या करवाया? शी स्टेड क्वाइट ऑन इट। क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं हम इस मामले अपनी ज़बान पर? वो खौफ नहीं था अली भाई, दैट वाज नॉट फियर। कुछ लोग कहते हैं कि वो खौफ के मारे या उनको कत्ल की धमकियां दी गई। नो, दैट वाज द रिलेशन शी हैड विद अल्ताफ़ हुसैन, द रोमांसाइज ऑफ महाजर कॉज एंड द सेवियर। अब जो ज़्यादतियों की बात होती है कि वो उनका ख़र्चा नहीं उठाया या कुछ पैसे नहीं दिए गए या XYZ, वो चीज़ें वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उसको बुनियाद बना के आप ये नहीं कह सकते कि समथिंग शी लॉस्ट दैट सॉफ्ट साइड ऑफ MQM, या सॉफ्ट साइड की अगर कायद पे कोई इल्ज़ाम आयद होता है तो वो महाजर कौम पे रिफ्लेक्ट करेगा या क्या कुछ। सो ये एक, उनके हालात तो ठीक नहीं थे, दैट इज़ ट्रू। और जब वो लंदन में रह रही थी तो वो सोशल वेलफेयर पे थी, यानी उनकी जो मदद थी वो गवर्नमेंट वेलफेयर के थ्रू आती थी। I don't know what happened to the insurance. I mean, I don't know. मैंने उस पर I never worked on that. Maybe someday I'll find out what happened to the insurance, because there was accidental death, एक पॉलिसी थी उनकी कुछ। I don't know nothing about that, कि वो अब हुआ क्या उसके साथ। बट इनके माशी जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन शी नेवर एक्यूज़ एक दफ़ा भी अल्ताफ़ हुसैन को। क्यों? कि शादी कराने वाला अल्ताफ़ हुसैन, और ये 90 में, और शौहर की मैयत अपने घर पे पड़ी हुई है। Remember that.
कामरान भी, अब जो आप बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन पर या MQM लंदन पर, आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं, तो ये जो तनकीद करते हैं आप, इस पर कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी कोई थ्रेट नहीं आया आपको? बिल्कुल आया अली भाई, एक से ज़्यादा थ्रेट आया। इसको एक सीरियस थ्रेट आया इन्हों के एक आदमी ने बाकायदा तौर पे जो ऑफिशियली इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, उसने थ्रेट किया कि गिरा देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे। मैंने कहा पहले अपने बड़ों से पूछ लो व्हाट दे थिंक अबाउट इट। पहले बड़ों से जाके पूछ लो ना, जाके दे लेट यू नो यू शुड ट्राई मी और नॉट। और गालियाँ तो नॉर्मली देते ही हैं मैं, क्योंकि अली भाई एक और बात, लेट मी से दिस, आपके ख्याल में अल्ताफ़ हुसैन ने मेरे बैल चोरी कर लिए? व्हाट यू हैव डन रॉन्ग टू मी? मेरा क्या खा गया वो? वाई बॉदर्स मी? मेरा क्या मसला है अल्ताफ़ हुसैन के साथ? मेरा क्या मसला है इस जमात MQM के साथ? महाजर कौम से कोई मसला नहीं। क्यों वाई? क्योंकि अली भाई, अगर कोई भी इंसान ठंडे दिल के साथ ये सोचे कि इस शहर को आग लगा दी जिस शख्स ने, वो ज़िम्मेदार है इसका, ये जमात ज़िम्मेदार है इसकी। अपने 2 पैसों के लिए इन्होंने पूरी नस्लें बर्बाद कर दी। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ है अली भाई, अगर आप कहें तो मैं, वहाँ बहुत शर्म आती है मुझे ये कहते कि खुदा की कसम खा के मैं ये बात कहता हूँ, मेरी कोई ज़ाती इनाद नहीं है। मैंने उसकी से कोई कुछ नहीं लूज़ किया। आई लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाट डू आई डोंट हैव? मेरे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरे पास? आई हैव एवरीथिंग आई वांट इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ। मुझे क्या तकलीफ है? व्हाट डू यू थिंक आई नीड फेम? किस बात का फेम? और कौन सा फेम चाहिए मुझे अली भाई? कितना फेम मिल सकता है मुझे फेम उस वक्त मिल गया था जब मेरी पूरा पहली वीडियो आ गई थी रफ्तार में। दैट वाज फेम इनफ। मुझे देयर इज नथिंग मोर टू इट अली भाई। ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ है, मुझे पता है कि इस शहर को ज़िम्मेदार कौन है इसके जलाने के, इस नस्ल को बर्बाद करने के, इस कौम को बेड़ा गर्क करने के लिए। ये सारी चीज़ें इस जमात और इस इंसान के सर सहरा है इसका। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और हमारे लोग जज्बात में और कौमियत और लसानियत के नारे में अंधे हो जाके जो है वो इसकी फेवर शुरू कर देते हैं, और या मुझे गालियाँ या धमकियाँ देते हैं, या आपको पंजाबी कहते हैं, या ये कहते हैं। लेकिन मेरा कोई ज़ाती इनाद नहीं है। क्यों हो? आई जस्ट डिसलाइक हिम फॉर वन रीज़न, जिस कौम से मैं हूँ उस कौम को इसने बर्बाद कर दिया। जिस कौम से मैं हूँ उस नस्ल को इसने बर्बाद कर दिया। किस तरफ जा रही है आज महाजर कौम? उस शहर के हालात अगर आप देखेंगे, आप लाहौर को ये समझ लीजिए, अगर आप लाहौर में रहते हैं अली भाई तो इट्स अ पेरिस। आप कराची जाइए और सबसे छोड़ दें, आप 2 कराची हैं आज अली भाई, एक पुल के इस तरफ और एक पुल के उस तरफ। डिफेंस एक कराची है, उस कराची के हालात भी आज आप देख लेंगे तो लाहौर के अछरा से कम नहीं है उसके। दैट इज़ द डिफेंस की बात करो। अगर आप इस तरफ आएंगे, लालू खेत, न्याज़ाबाद, गोली मार, कोरंगी, खारादर, गड्ढे, गंदगियां, मट्टी, कचरा, कुंडिया बना दिया शहर को किसने? इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे बच्चे किस काबिल हैं? अगर ये यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, तालीम उस चीज़ पर लगाते बच्चों को जो कि इनके पास थी ताकत, लसानियत के नारे के साथ कहते हैं कि आज ये नारा ना लगाते कि टीवी बेचो, VCR बेचो, असला खरीदो, बल्कि नारा ये होता यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, कॉलेज बनाओ, तालीम दो बच्चों को। और आज ये पूरी नस्ल इतनी तालीम याफ्ता हो कि इसके राइट्स को कोई डिनाई ना कर सके। एक ये तरीका था ना इसका। आप हिजरत करके आए, ज़ीरो से शुरू हुए। ये इस कौम की काबिलियत है कि इसने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने के बाद अपने आप को इस काबिल कर लिया कि इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में। आपके पास फाइनेंशियल बैकअप मौजूद थी। इज़ अ मेमन कम्युनिटी जो कि महाजिर के राइट साइड बाय साइड चलती है। ऑल्दो सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ MQM। कुछ बहुत अच्छे लोग, यानी फारूक सत्तार, मेमन, और कई मेमन इसमें शामिल हैं, कई मेमन शामिल हैं। मेमन फाइनेंसेस शामिल थे। दे वुड हैव सपोर्टेड हिम, क्योंकि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट किया है, MQM को सपोर्ट किया। कुड दे नॉट हैव एस्टैब्लिश? कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाए, कितने बच्चों को तालीम दिलवाई, कितने फ्री इंस्टीट्यूट खोले, कितने ऐसी चीज़ें खोल दी कि बच्चों को टेक्निकल जो चीज़ है वो हैंड पे फराहम नहीं, जो थे उनको जला दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया।
सो कामरान फरीदी इज नॉट द एनिमी. कामरान फरीदी इज द एनिमी ऑफ दोज जिसने मेरी कौम को बर्बाद किया. वही गुस्सा है, वही क्या कहूँ मैं. आपको मुझे प्रोग्राम करने से पहले आप मुझे बोलते हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना. ये एक पंजाबी एक महाजर को कहता है कि इसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो. ये क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है कि एक पंजाबी रोकता है कि अल्ताफ़ हुसैन के लफ्ज़ ना कहो. लेकिन मेरा दिल इसलिए कुड़ता है अली भाई कि मैंने इन चीज़ों को करीब से देखा है. मेरा बचपन इस चीज़ में गुजरा है. आगे क्या कहूँ अली भाई. आगे कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है. दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने कैक्शा हैदर पर बात की. अगर आपके पास कैक्शा हैदर से रिलेटेड और भी मालूमात है जो हम इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं बना सके तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि अगले पॉडकास्ट में हम वो इन्फॉर्मेशन भी शामिल कर सकें.